मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी हूँ और मुझे आज एक बेटी होने का फ़र्ज़ पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। समझे मेरी बात? इसलिए मुझे रोकने और धमकी देने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी मत करना। अब हटो मेरे रास्ते से, रिद्धिमा ने अपने पति अनिकेत से कहा और घर से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई। इधर अनिकेत रिद्धिमा को जाता हुआ देख चुपचाप खड़ा ही रह गया, क्योंकि शादी के बाद इन 5 सालों में उसने पहली बार रिद्धिमा का ये विकराल रूप देखा था। दरअसल रिद्धिमा अपने माता पिता को लगातार फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठ रहा था। रिद्धिमा की माँ का फ़ोन स्विच ऑफ और पिता का फ़ोन लगातार व्यस्त आने से रिद्धिमा का मन किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा था। आज ऑफिस से भी किसी काम से उसका मन नहीं लग रहा था। फिर उसने थक कर ऑफिस के लंच ब्रेक में अपनी माँ से बात करने के लिए पड़ोसी आंटी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका भी फ़ोन नहीं उठ रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसके फ़ोन की घंटी बजी। उठाकर देखा तो फ़ोन आंटी का था। उसने तुरंत फ़ोन को उठाया और कहा, हेलो आंटी, नमस्ते, कैसी हैं आप और सब घर में कैसे हैं? आंटी ने कहा, सब ठीक है बेटा, तू कैसी है और घर में सब कैसे हैं? अभी आई तो देखा तेरा फ़ोन आया हुआ था। रिद्धिमा ने घबराहट में कहा, हाँ मैंने फ़ोन तो किया था, यहाँ तो सब ठीक है आंटी। आज मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको पता है कुछ, वो लोग कहीं गए तो नहीं ना? प्लीज़ आंटी, क्या आप एक बार मेरी बात करा सकती है? आंटी ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। तभी रिद्धिमा को आंटी के पीछे से उनकी बहू की आवाज़ आई, माँ जी आप सच सच क्यों नहीं बता देती? रिद्धिमा ने आंटी की बहू की आवाज़ सुनकर कहा, आंटी सच बताइए, भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही है? तब तक फ़ोन आंटी की बहू ने लेकर कहा, रिद्धिमा माफ़ी चाहूँगी, सबने तुम्हें सच बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अब और झूठ बोलकर अपने परिवार को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। दरअसल कल तुम्हारे घर में रात को कुछ चोर घुस आए थे, जिन्होंने तुम्हारी माँ को सिर के डंडे से वार किया और उनको चोट आ गई। अंकल जी पुलिस स्टेशन गए थे चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। कल रात से सब परेशान हैं। आज भी अंकल हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। सबने आपको बताने से मना किया है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले परेशान हो रहे हैं। माना कि हम सब यहाँ हैं, लेकिन कब तक? उन लोगों को देखकर कभी कभी लगता है काश उनके कोई बेटा होता तो वो आज बेसहारा की तरह न होते। बात कड़वी है, पर देखो रिद्धिमा, आखिर तुम उन लोगों की इकलौती संतान हो, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन लोगों की देखभाल करो। अब बुढ़ापे में उन्हें सेवा और सुरक्षा की ज़रूरत है। रिद्धिमा की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा, क्या भाभी कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी माँ बाप है, उनकी बेटी अभी जिंदा है, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकते। मैं ही उनकी बेटी हूँ और बेटा भी मैं। आज ही आ रही हूँ शाम तक। रिद्धिमा के कानों में भाभी की बातें सूल की भांति चुभ गई। उसकी आंखों में न जाने क्यों आज अनहोनी की आशंका में आंसू भी बहे जा रहे थे। रिद्धिमा ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फ़ोन आया। वो रिद्धिमा को बात करके ऐसे जता रहे थे सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी रिद्धिमा ने रूही आवाज़ में कहा, क्या पापा, अपनी बेटी को इतना पराया कर दिया आपने कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर कभी माफ़ नहीं कर पाती। अच्छा छोड़िए इन बातों को, बताइए माँ कैसी है? अब आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। पापा अभी सब कुछ ठीक है ना? बेटा तू ये सब जानकर खामखा परेशान होती है, इसलिए तुझे नहीं बताया। ठीक है पापा, मिलकर बात करती हूँ। रिद्धिमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे बड़ी मिन्नतों के बाद पाया था। उसके माँ बाप ने रिद्धिमा एक आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में चाहे बहू नौकरी करती हो चाहे ना करती हो,
ससुराल वालों को बहू के मायके जालों से लगाव रखना बिल्कुल नहीं भाता। वैसे तो सब कुछ ठीक था रिद्धि माँ की ससुराल में, लेकिन जब भी बात मायके जाने की होती तो मायके के नाम से उसकी सास गीता जी बखेड़ा खड़ा कर देती, क्योंकि गीता जी को रिद्धि माँ का मायके जाना या ज़्यादा देर फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ सास की ही समस्या नहीं थी, रिद्धि माँ के पति का भी वही हाल था। माँ बेटे बिल्कुल एक सी भाषा बोलते। परिवार में सास ससुर और रिद्धि माँ अपने पति और दोनों बेटों के साथ रहती थी। गीता जी बात बात में रिद्धि माँ को ताना देते हुए कहती, देख बेटा, हमने तो गलती कर दी इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर, लेकिन तू भविष्य में ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तो सबको यही कहती और समझाती हूँ, ऐसी बहुएं सिर्फ माता पिता की ही सगी हो पाती है, क्योंकि उनका सहारा ध्यान अपने मायके पर जो होता है। इकलौती बहू होने के कारण ये जुल्म कुछ ज़्यादा ही उस पर होते। अपने पापा से बात करके रिद्धि माँ ने फ़ोन रखा और घर आई तो देखा कि अनिकेत भी घर पर ही है। अनिकेत को घर पर देखकर रिद्धि माँ ने कहा, अच्छा हुआ अनिकेत, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ माँ पापा को साथ लेकर आऊँगी। इस बार गीता जी ने कहा, ये क्या नया नाटक है? तुम्हारे माता पिता का बहू, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, समझी? वो यहाँ हमारे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। बहू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के कर्म ही अच्छे नहीं रहे, तभी तो वो एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई, वो बुढ़ापे में उसका सहारा बन सके। वैसे भी तुम्हारी अब शादी हो गई है, तो तुम्हारा पहला फर्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। अब तुम मायका भूल जाओ, समझी? तभी पीछे से रिद्धि माँ के पति ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है रिद्धि माँ, ज़रूरत ही क्या है तुम्हें उन्हें यहाँ लाने की? तुम्हारे माँ पापा इतने भी बुढ़े नहीं हुए जो अपना ख्याल खुद ना रख सके। पागल मत बनो। क्यों तुम उन्हें यहाँ रखकर अपने और हमारे सिर पर मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो कि एक आध नौकर रख लें। वैसे भी उन्हें पैसों की कोई कमी तो है ही नहीं। पति और सास की बातें सुनकर रिद्धि माँ ने सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अनिकेत तो उसकी तरफ ही बोलेगा, क्योंकि उसने अनिकेत से शादी ही इसी शर्त पर की थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फर्ज को निभाने से नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता था। अनिकेत ने इस बार भी अपनी माँ का ही साथ दिया, लेकिन आज रिद्धि माँ को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में रिद्धि माँ ने बोला, मिस्टर अनिकेत, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगी, समझे? और जो तुम मुझसे कह रहे हो, फिर तो ये बात तुम्हारे माँ बापूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज ही अपने माँ बापूजी को गांव छोड़कर आ जाओ, क्योंकि इतने बूढ़े तो ये भी नहीं हुए हैं कि उनका अपना ख्याल खुद ना रख सके। और मान लो ना रख पाए तो कह दो, दो नौकर रख लेंगे। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों रख रखी है? वैसे भी तुम तो अपने के ही माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन बाबूजी की तबीयत की वजह से मेरे मनाने पर लेकर आए। और माँ जी, मायका भूल जाऊं, क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है। तो मैं एक बात आप सबको याद दिला दूं कि मेरे माता पिता से ही मेरा वजूद जुड़ा है, जिसको भूलना मेरे लिए तो नामुमकिन है। जिस तरह आप लोगों ने अनिकेत को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि मैं खुद के बलबूते पर उसका ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, अनिकेत आपकी सेवा कर पाएगा। जबान संभाल कर बात, लेकिन एक बार से खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या करो। रिद्धि माँ, तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अनिकेत ने गुस्से से चीखते हुए कहा। चिल्लाओ मत मिस्टर अनिकेत, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद के माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया, क्या बात है?
और मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं? क्यों, क्या जान सकती हूँ मैं इस तरह मुझे अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है, उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात ये, अभी जो ज्ञान तुम मुझे दिए ना, फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परवरिश पर भी सवाल खड़े करेंगे। तुम शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। रिद्धिमा ने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर निकल गई। तो सास ने कहा, रिद्धिमा, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना हमारी इजाज़त के कदम निकाला तो फिर इस घर में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर पड़ी रहना जिंदगी भर अपने मायके, अपने माता पिता की सेवा करती हुई, समझी? और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। रिद्धिमा ने घर से निकलते हुए गुस्से में कहा, माँ जी, पहली बात कि ये घर आपका नहीं, मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने माता पिता के सहयोग से लिया है। विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों जैसा मतलबी नहीं बनाना चाहती। इसीलिए इस घर से जाने और घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि मैं उनका ख्याल रख सकूं। उनकी बेटी ही काफ़ी है उनके लिए। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नज़र अपने कर्मों पर भी डाल लेती। तो उनकी नज़र अनिकेत की निगाहों पर पड़ी, जो उनको गुस्से से घूर रहा था। अनिकेत, भूलो मत, भले ही तुम 2 बेटों के बाप हो, तुम्हारे थे। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए अनिकेत से कहा, पास बेटियां और बहनें दोनों ही नहीं, इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माता पिता के दर्द का एहसास नहीं, लेकिन वक्त सबका आता है, समझे? कहीं ऐसा ना हो जहां आज मेरे माँ बापा खड़े हैं, कल तुम बेटे होने के बावजूद भी खड़े हो। कहकर रिद्धिमा घर से निकलकर अपने मायके पहुंच गई। रिद्धिमा और बच्चे को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन अनिकेत भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया। अनिकेत को देखकर रिद्धिमा को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अनिकेत यहाँ आ गए। अगले दिन रिद्धिमा अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। तो रिद्धिमा के पापा ने कहा, अनिकेत बेटा, तुम इसको समझाओ कि ये अपनी जिद छोड़ दे, हम दोनों यहाँ ठीक हैं। तब अनिकेत ने कहा, समझना रिद्धिमा को नहीं, बाबूजी आपको है। अगर उस रात भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती तो इसलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। रिद्धिमा और अनिकेत माँ बाबूजी को मनाकर अपने साथ ले आए, लेकिन रिद्धिमा ने अपने माता पिता को अपने साथ घर ले जाने की बजाय वहीं उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में ले गई। तो अनिकेत ने रिद्धिमा को अकेले में बुलाकर कहा, रिद्धिमा, ये सब क्या है? तुम माँ बाबूजी को घर क्यों नहीं ले चल रही? तब रिद्धिमा ने कहा, देखो अनिकेत, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, ना ही उस घर में उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारा और माँ जी का स्वभाव तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए एक ही बिल्डिंग में 2 अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और माँ पापा का ख्याल दोनों कर पाऊंगी। ये सब व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली थी अपनी सहेली से बात करके। इस तरह माँ पापा भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कर पाएंगे। खैर, तुम अब घर जाओ, अनिकेत ने सोचते हुए कहा,
और क्या तुम भी यही रहोगी? देखो रिद्धिमा, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे शादी करने से पहले ये वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने में कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं उसे पूरी तरह निभा नहीं पाया। लेकिन अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। चलो घर चलो प्लीज। तब रिद्धिमा ने कहा, अनिकेत, तुम्हें अपना वादा याद आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। इसलिए आज अभी मैं इनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि ये जगह और दोनों नए हैं घर। अब कुछ माँ पापा के हिसाब से सेट कर लेने के बाद मैं आती हूँ। जाते जाते अनिकेत ने रिद्धिमा को गले लगाते हुए कहा, रिद्धिमा, काश भगवान ने मुझे भी तुम्हारी तरह एक बेटी दी होती। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि लोग जब बहू को ससुराल के प्रति फर्ज बताते हैं तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि एक औरत पत्नी और बहू होने से पहले किसी की बेटी भी है, जिनके प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि बुढ़ापे में बेटा ही हमारा सहारा बनेगा, तो अपनी सोच बदल दें, क्योंकि अब बेटों से ज़्यादा बेटियां करती हैं, क्योंकि अधिकतर बेटियां आत्मनिर्भर है। और मैं विनती करती हूँ कि हर माँ बाप को अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे किसी की गुलाम बनकर नहीं, अपने बल पर अपनी मर्जी से जिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।